क्लास 10th साइंस आनुवंशिकता और जैव विकास में इवोल्यूशन या विकास के बारे में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि या इंडिविजुअल्स जीवों की संख्या समष्टि या पॉपुलेशन में बढ़ सकती है। मतलब वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक खास लक्षण वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो जीव पॉपुलेशन में बढ़ सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल्स? जो विशेष लक्षण वाले हैं। तो विशेष लक्षण वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे उन जीवों की संख्या पॉपुलेशन में कैसे बढ़ सकती है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि एक खास लक्षण वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं या व्यष्टि जो जीव होते हैं उनकी संख्या समष्टि में बढ़ सकती है जब उनकी विभिन्नता जो है वो एक सामान्य विभिन्नता बन जाती है। मतलब उनमें जो विभिन्नता है वो एक सामान्य विभिन्नता बन जाती है। मतलब कैसे बनेगी? मतलब प्राकृतिक चयन द्वारा उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति जब बन जाती है तो एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल जो जीव हैं विशेष लक्षण वाले उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ आप इसको हम भृंग कहते हैं और ये लाल है, ये हरा है, ये बीटल्स कहलाते हैं और ये झाड़ियों में रहते हैं, पादप अर्थात झाड़ियों में रहते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बात किन के लिए हो रही है। सरल शब्दों में आप इनको कीड़े भी कह सकते हैं, जो पौधों की पत्तियों को खाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। चलिए आज तो हमने कहा जब विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता हो जाती है अर्थात प्राकृतिक चयन द्वारा उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति बन जाती है। अब प्राकृतिक चयन कौन करता है और उससे फिर क्या होता है? वो किसी विशेष लक्षण वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो जीव कैसे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल हम इसी से ले रहे हैं। अभी जो भृंग हमने आपको बीटल्स दिखाए थे उन्हीं से हम इसकी बात करेंगे। कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे पास में यहाँ पर ये 12 लाल बीटल्स हैं, ठीक है, इसका एक समूह है 12 बीटल्स का। और ये जो है हरी पत्तियों की जो झाड़ियाँ हैं, ये मैंने इसका जो बैकग्राउंड बनाया है हरा, तो इससे आप समझिएगा कि हरी पत्तियों की झाड़ियों में रहती हैं और इनकी पॉपुलेशन जो है वो लैंगिक प्रजनन द्वारा जो वृद्धि करती है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है और इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये ऐसे जीव हैं जिनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। और यहाँ ये विभिन्नता दिखाई दे रही है कि एक लाल बीटल की बजाय एक हरा बीटल यहाँ विभिन्नता के रूप में आपको दिखाई दे रहा है इस समष्टि के अंदर, या यूँ कहें इस पॉपुलेशन के अंदर। तो ये एक विशेष लक्षण है रंग वाला, जिसको हम कह सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से आप देखिएगा कि ये जो कौवे हैं, ये कौवे क्या करते हैं कि हरी झाड़ियों के अंदर इन बीटल्स को खाने का काम करते हैं। तो कौवे आते हैं हरी झाड़ियों के अंदर बीटल्स को खाने की कोशिश करते हैं। तो जो हरे बीटल्स हैं, है ना, अच्छा, ये दोनों ही अपनी संतान को वंशानुगत करते हैं, लेकिन जो कौवे हैं वे जो हरा बैकग्राउंड है जिसको हम कहते हैं कि ये हरी झाड़ियाँ हैं, तो इनमें वो हरे बीटल्स को देख नहीं पाते, हरे रंग के बीटल्स को, और लाल बीटल को खाते चले जाते हैं। तो एक समय बाद क्या होगा कि हरे बीटल्स की संख्या बढ़ती जाएगी और लाल बीटल्स की संख्या क्या होगी? कम होती जाएगी। मतलब हरे भृंग बढ़ते जाएंगे और लाल भृंग कम होते जाएंगे। अब ये जो प्राकृतिक चयन है जिसके द्वारा उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति बन रही है, प्राकृतिक चयन किसने किया है? कौवों ने किया है। तो यहाँ प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया है और हरे बीटल्स का जो है पॉपुलेशन में अनुपात क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये हम कहते हैं कि ये इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होगी कि ये देखिए ये हरे बीटल्स हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक चयन जो है वो बीटल की पॉपुलेशन को विकास की ओर ले जा रहा है। उसका कारण क्या है कि जो
पर्यावरण के अनुकूल थे जो बीटल है ना, जो उस पर्यावरण में रहने के अनुकूल थे, उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब पर्यावरण के अनुकूल जो विभिन्नताएं हैं वो वंशानुगत हो रही है। पर्यावरण के अनुकूल विभिन्नता कौन सी थी, हरे रंग के बीटल्स, है ना, क्योंकि पर्यावरण मतलब ये पादप का रंग और झाड़ियों का रंग हरा था। तो यहाँ तो अब ये हमने देखा कि ये क्या हुआ, यहाँ पर्यावरण के अनुकूल विभिन्नता वंशानुगत हुई है। तो ये एक विशेष लक्षण वाले जो इंडिविजुअल जीव हैं उनकी संख्या पॉपुलेशन में बढ़ने का जो कारण आया वो ये है कि प्राकृतिक चयन द्वारा उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति बनी और ये बीटल के पॉपुलेशन को विकास की ओर ले जा रही है। और ये जो विभिन्नता है कि यहाँ केवल ये एक ही था, ये सामान्य विभिन्नता बन गई, मतलब नॉर्मली बहुत सारे यहाँ हो गए। चलिए अब मैं दूसरे लक्षण पर दूसरी बात बताता हूँ कि जिससे एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। ये बात तो हमने कर ही ली थी कि जब विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बन जाती है, अर्थात प्राकृतिक विभिन्नता द्वारा जब उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति बनती है, तब जो भ्रंग समष्टि में क्या होता है, मतलब प्राकृतिक चयन जो है वो भ्रंग समष्टि को किधर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है। और ये समष्टि भी पर्यावरण में अच्छी तरह से रह सके उसके अनुकूल ही ये सब होता है, क्योंकि हरे रंग का बेस है, मतलब जो आधार है हरे रंग का है, पादप या झाड़ियों का, और हरे रंग के बीटल्स ही वहाँ रह रहे हैं। दूसरी बात जो हमने देखी वो है अनुवांशिकता के अपवाद का सिद्धांत, जो बिना किसी अनुकूलता के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। मतलब वो अनुकूलता नहीं है पर फिर भी विभिन्नता आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये अनुवांशिकता के अपवाद के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज बीटल के जनन के समय क्या हुआ कि एक रंग की विभिन्नता आई है और बीटल का रंग जो है वो लाल से क्या हुआ, नीला हुआ, है ना। तो ये अब क्या होगा, अब दोनों रंग के जो बीटल हैं वो अगली पीढ़ी में अपना रंग क्या करेंगे, वंशानुगत करेंगे। डेफिनेटली ऐसा होगा, है ना। लेकिन क्या होगा कि सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि सपोज़ एक दुर्घटना हो गई यहाँ पे। अब दुर्घटना क्या हुई कि एक हाथी आया और उस हाथी ने क्या किया कि उन झाड़ियों को रौंद दिया जिनमें बीटल्स रहते थे, और संयोग से रौंदने के बाद क्या हुआ, कुछ नीले बीटल्स बच जाते हैं। तो डेफिनेटली अब क्या होना है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब ये लाल और नीले दोनों थे तब भी इनको कौवे तो खा ही रहे थे, लाल को भी खा रहे थे, नीलों को भी खा रहे थे। तो वहाँ अब कौवे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। मतलब वहाँ कौवे के द्वारा अब इस जो इंडिविजुअल्स हैं, इन जीवों की जो विशेष लक्षण वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, इन जीवों की संख्या में कौवे से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा कि वो दोनों को खाएगा। लेकिन ये जो हाथी आया है उसने उन झाड़ियों को रौंदा है जिनमें बीटल्स रहते थे। अब संयोग से कुछ नीले बीटल बढ़ गए तो इनकी पॉपुलेशन में संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ देखा जाए तो रंग परिवर्तन से कोई खास लाभ नहीं हुआ है, फिर रंग परिवर्तन से कोई लाभ ही नहीं हुआ बल्कि कि, लेकिन क्या हुआ है कि दुर्घटना से एक रंग की बीटल जो पॉपुलेशन में बच गई, उससे पॉपुलेशन का स्वरूप क्या हुआ, बदल गया। तो ये क्या हुआ, बिना किसी अनुकूलता के भी क्या आ गई, विभिन्नता आ गई। अनुकूलता तो नहीं थी, है ना। रंग परिवर्तन से इसके अस्तित्व को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, एक दुर्घटना ने क्या किया, इसके स्वरूप को क्या कर दिया, बदल दिया। तो अब फिर ये नीले बीटल्स जो है यहाँ बढ़ने लगे। तो ये हम देख रहे हैं कि किसी समष्टि में कुछ जो जीन होते हैं उनकी आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है, और यही विकास की हमारी परिकल्पना का पूरा क्या है, सार है। तो चलिए और आगे एक स्थिति पर और बात कर लेते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि पर्यावरण या परिवेश का प्रभाव भी देखने में आता है। जैसे बीटल्स मान लीजिए, अब हमें पता है कि बीटल्स इन झाड़ियों में रहते हैं, है ना, और ये इनमें पादप रोग लग सकते हैं। तो
तो अगर पत्तियां कम हुई तो बीटल्स को पोषण कम मिलेगा, तो उनके भार में क्या होगी, कमी आएगी। कुछ पीढ़ियों बाद क्या होगा, सपोज पादप रोग समाप्त हो गए, तो जो अगले बीटल्स आएंगे उनके भार क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक खास लक्षण वाले जो बीटल्स हैं, जो अल्प पोषण वाले और पर्याप्त पोषण वाले, कम भार वाले, अधिक भार वाले, ये जो बीटल्स की जो संख्या है वो भी इस तरीके से बढ़ सकती है। धन्यवाद।